तो मैं हिंदी वाली लेखिका हूँ, अक्सर कहानी और कविताएं साझा करती हूँ। और आज ज़्यादा समय नहीं लूँगी अपने परिचय वगैरह में, क्योंकि एक किस्सा आज आप लोगों के सामने साझा करने आई हूँ और किस्से को मैंने शीर्षक दिया है सुधा जिज्जी की विदाई। तो सीधे उस कहानी से शुरुआत करती हूँ। आज घर का आंगन लोगों से भरा पड़ा है। आज घर का आंगन लोगों से भरा पड़ा है, जहाँ से कभी विदा की गई थी सुधा जिज्जी की डोली। आज उसी आंगन में जिज्जी का शरीर बिल्कुल बेसुध पड़ा है। फिर से उनकी विदा की तैयारी चल रही है। उनकी सूनी सफेद आंखें सबसे उनके संघर्षों की कहानी कह रही हैं। सब कह रहे हैं कि सुधा जिज्जी कभी नहीं रोती थी, दिल उनका बच्चों सा मासूम था, आसानी से अपनी आंखें नहीं भिगोती थी, पागलों की तरह चहलकदमी करके गुजार देती थी पूरी रात। सुधा जिज्जी बहुत ही कम सोती थी। कोई कहता है कि बड़ी सख्तदिल है ये, कोई कहता था कि स्वार्थी है ये बड़ी, लेकिन किसी ने कभी देखा ही नहीं कि जिंदगी की जंग उसने कितनी बहादुरी से थी लड़ी। पहली बार सुधा जिज्जी रोई थी बेतहाशा उस शाम जब आखिरी मिलन था उनका अपने प्रेमी के संग। वैसे तो सुधा जिज्जी थी बड़ी हिम्मत वाली, बाबा का लाया रिश्ता टाल सकती थी, दुनिया से बगावत कर वरमाला अपने प्रेमी के गले में डाल सकती थी। पर वो थी घर की सबसे बड़ी बेटी, ये बात अपने दिलो दिमाग से वो कैसे निकाल सकती थी। दूसरी दफे सुधा जिज्जी रोई थी उस रोज जब अस्पताल में उनकी गोद में दम तोड़ गया था उनका 5 साल का दुलरुआ बेटा। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई इबादत घर नहीं बचा था जहां उसने अपनी इकलौती औलाद की सलामती के लिए अपना आंचल न फैलाया हो। उसके कलेजे के टुकड़े को विदा कर दिया गया था उसकी आंखों के ही सामने उस सफेद चादर में। उस रोज जिज्जी की चीखों से कांप गया था उस अस्पताल का कलेजा भी, चीख चीख कर सूख गया था, उसका हलक पत्थर सी हो गई थी उसकी आंखें। यूं लग रहा था कि उसकी आंखों से आज आंसू नहीं, उसकी छाती का दूध उतर आया हो। इसके बाद फिर आखिरी दफा वो रोई थी मात्र 39 की उम्र में, जब उनके ऊपर से उठ गया था उनके पिया का साया। लाल साड़ी में सुधा जिज्जी कितना जचती थी, हरी चूड़ियां उनकी कलाई पर कितना फपती थी। हर तीज त्योहार 16 सिंगार कर निर्जला व्रत रखकर वो जीजा जी की उम्र बढ़ाती थी। पर वो ऊपर से लिखवा कर आई थी न जाने किस काली कलम से अपनी किस्मत की खुशियां उनके हिस्से कभी रुक ही नहीं पाती थी। जिज्जी मजबूत होने का लाख दिखावा करती, पर दोपहरिया तिजहरिया में, रात के सन्नाटे में हर रोज उनके कमरे से उनकी सिसकियों की आवाज आती थी। सब उसको समझाते थे कि बिटिया, किस्मत का लिखा भला कोई कहाँ टाल पाया है। सुधा जिज्जी सबकी सुनकर चुप रह जाती थी, पर उनकी लाल आंखें चीख चीख कर बहुत कुछ कह जाती थी। मैंने जिज्जी को हंसती खिलखिलाती गुड़िया से पत्थर की मूरत बनते देखा था। रेडियो पर गाने का एक मुखड़ा भर सुन तोते की तरह रट लेने वाली मेरी सुधा जिज्जी को मैंने हर दिन उनकी याददाश्त थोड़ा थोड़ा खोते देखा था। कभी कभी तो वो सब भूलकर खूब हंसती, खूब खिलखिलाती थी, पर अचानक से जैसे उनके हलक में कुछ फंस सा जाता था और वो किसी निर्जीव की तरह बिल्कुल शांत हो जाती थी। पीठ पीछे गांव वाले उसे पगलिया बुलाते थे, उसके अस्त-व्यस्त से पहनावे का, उसके उलझे बालों का मजाक उड़ाते थे। सुधा जिज्जी दुख की बातों पर खी कर हंसती और खुश होने वाली बातों पर दहाड़े मार मार कर रोने लगती थी। भाइयों ने तो अब तक उन्हें खूब संभाल कर रखा था, पर भौजाइयों को जिज्जी का मायके में रहना बहुत अखरता था। डायन है ये, सबको खा गई है, अब यहाँ भी डेरा जमा कर बैठी है, न जाने कब तक ये हमारी छाती पर मूंग दलेगी। पसेरी पसेरी भर के खाती है, न जाने इससे हमें मुक्ति कब मिलेगी। जिज्जी इस बात पर भी दांत निकालकर हंस पड़ती थी। अम्मा बाबू के जाने के बाद उन्हें उस घर में एक कमरा भी नसीब नहीं हुआ। उनकी खटिया भैंसों के भूसे वाले कमरे में लगती थी। उस रोज भतीजे के नामकरण का कार्यक्रम था। मेहमानों से पूरा घर भरा था, हर कोई अपनी ठाट बाट में लगा था। शुभ काम के वक्त ये पागल यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए, बड़की भाभी ने ये बात बड़े ही सख्त लहजे में कहा था। उस रोज सुधा जिज्जी को बांध दिया गया था उस कमरे में, जैसे बांध दी जाती है खूंटे से कोई गाय।
आखिर अपने मायके वालों के सामने फजीहत ना हो, इसके लिए भाभी और भाई को सूझा था बस यही एक उपाय। पूरा दिन सब अपने अपने कामों में लगे रहे। मेहमानों को तरह तरह के पकवान परोसे गए, पर उस पागल को भी लगती होगी भूख, ये बात किसी को जरूरी कहाँ लगती थी। हाँ, मेहमानों को विदा करने के बाद छोटे भाई को याद आया कि आज तो जिज्जी को खाने का भी ना पूछा गया, बेचारी भूखी होंगी बड़ी। वैसे तो रोज की चिकचिक से वो भी खींचता था सुधा जिज्जी से, पर आज उसे इंसानियत के नाते लगा कि उससे भूल हो गई बड़ी। रसोई में बर्तन सारे खाली पड़े थे। फिर उसे याद आया कि भगोने में कल के कुछ पकवान बचे पड़े थे। आज उसने अपने हाथों से जिज्जी के लिए थाली लगाई, बिल्कुल वैसे जैसे जिज्जी थाली सजाकर बचपन में उसे अपने हाथों से खिलाती थी। पर सुधा जिज्जी के कमरे में दाखिल होते ही थाली उसके हाथों से छूट गई। सबके हलक में फांस की तरह अटकने वाली जिज्जी की अटकी हुई सांसों की माला आज टूट गई। उनका सुर्ख सफेद चेहरा बता रहा था कि दम तोड़ते वक्त वो कितना छटपटाई होंगी। पर ढोल तमाशे के शोर शराबे में किसी को उनकी आवाज कहाँ आई होगी। भाई माथा पकड़े बैठे हैं, भाभियां आप दुनिया को दिखाने की खातिर दहाड़े मार मार कर रो रही हैं। जिज्जी का चेहरा अब हो गया है चांद की तरह शीतल, कितनी मासूमियत से वो सो रही हैं। जिज्जी, अब तुम जाओ अपने देश, तुम वहां खूब खुलकर रो लेना, अम्मा बाबू से मिलना, जीजा से बीच राह छोड़ चले जाने की शिकायत जी भर के करना, और नन्हे बबुआ को अपने कलेजे से लगाकर अपनी सारी अधूरी नींदें सो लेना। जिज्जी, अब तुम जाओ, तुम खूब खुलकर रो लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।